जब स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के टर्मन ने इसका अमेरिकन एटमॉस्फेयर और सिचुएशंस के हिसाब से परिवर्तन किया 1916 में, जो बिने का परीक्षण था 1905 और उसके बाद 1908 में उसका संशोधन हुआ था, उस परीक्षण का जब इन्होंने किया तो फिर वो क्या हो गया, फिर उसका नाम हो गया स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। ठीक है, स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण इसका नाम है। संशोधन 1908 में किया था और अगला अमेरिकन परिस्थितियों के अनुसार इसको बनाने का काम टर्मन ने किया, जो 1916 में किया। हालांकि 1912 में जर्मनी के केस्टर ने इसका सुझाव दिया था कि बुद्धि लब्धि का इस्तेमाल हो शब्द का, लेकिन 1916 में जो संशोधन हुआ उसी में बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग हुआ, जो 1916 में टर्मन ने किया था। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन तुम लोगों से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी ज्यादा नॉलेज के लिए इसको आपको सीखना चाहिए, इसको याद रखना चाहिए। आगे अगर आप एजुकेशन में आगे पढ़ते हैं तो यह आपके लिए हेल्पफुल होगा। एक और भी बात पूछनी है तुम लोगों से कि भारत में पहला बुद्धि परीक्षण कब बना और किसने बनाया? सर 1922 में। 1922 में सही है बेटा, बिल्कुल सही है। और किसने बनाया था? जी C.H. राइस द्वारा सर। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बुद्धि के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों को कक्षा में ऑनलाइन क्लास का फायदा हुआ है और ऑनलाइन क्लास से आपने सीखने की कोशिश की और आप पर्याप्त सीख भी चुके हैं। और जी सर, बहुत फायदा हुआ है। हाँ ठीक है बेटा, तुम्हारे पढ़ाई करने से ही तुम्हें मिलना है, किसी के प्रयास से नहीं कुछ होना है। जब विद्यार्थी खुद पढ़ता है, खुद कोशिश करता है, वह ज्ञान प्राप्ति के लिए तैयार होता है, तभी वो ज्ञान प्राप्ति कर पाता है। उसके लिए स्वयं को तैयार करना पड़ता है। और तुम लोग स्वयं, जो लोग भी तैयार हो, वो सब लोग अब सीख रहे हो और यह जानते हुए भी कि हो सकता है कि इसका एग्जाम ना भी हो, फिर भी क्लास में आना और क्लासेस करना अच्छी बात है। इसके अलावा ढेर सारी चीज़ें इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, अलग से तमाम दूसरे बड़े बड़े विद्वानों के भाषण उसमें उपलब्ध हैं। बहुत सारे ऐसे हम लोगों के YouTube चैनल पर बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है। उन सबका तुमको बहुत सावधानी पूर्वक अध्ययन करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम जिस चीज़ का अध्ययन करते हैं उसमें कई कमियां होती हैं, उन कमियों से बचना भी है। इसलिए बहुत सतर्कता पूर्वक हमें सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान है उसको सही मान लेते हैं या यूट्यूब के नॉलेज को सही मान लेते हैं। ये सब इस तरह के प्लेटफॉर्म हैं कि सबको छूट है, वो कुछ भी उस पर डाल सकते हैं। हर व्यक्ति कुछ भी चाहे, जो चाहे उसको डाल दो। यहाँ पर ऐसे ही समझ लो कि जैसे किसी को भूख लगी हो और वो मार्केट में घूम रहा हो। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें खाने को उपलब्ध हैं। कोई ऐसी चटपटी चीज़ खाएगा, कोई फल खाएगा, कोई बहुत सेलेक्ट करके कोई चीज़ खाएगा जिससे उसका स्वास्थ्य ठीक रहे। वैसे ही तुम्हारे लिए भी है कि तुम इस तरह के सोशल मीडिया में जिस तरह का भी चाहो उस तरह का कंटेंट तुम स्वयं पढ़ सकते हो, ले सकते हो और अपने जीवन को ठीक दिशा में मोड़ सकते हो। कल की कक्षा से पहले हम लोग व्यक्तित्व पर भी बात कर चुके हैं और हम चाहेंगे कि तुम लोग व्यक्तित्व पर भी थोड़ा बहुत प्रकाश डालो। व्यक्तित्व के बारे में पढ़ते हुए हमने क्या क्या पढ़ा था? व्यक्तित्व के लिए लैटिन भाषा का एक शब्द है अमित। उस शब्द का क्या नाम है और वो क्या मतलब रखता है? जी व्यक्तित्व जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा में पर्सनालिटी है और वह जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है
वह लैटिन भाषा के किसी शब्द से बना है। तो लैटिन भाषा का वह शब्द क्या है जिससे कि पर्सोना सर, क्या मतलब होता है उसका बेटा? शाबाश, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मुखौटा। गुड, वेरी गुड। व्यक्तित्व की कोई परिभाषा तुम्हें पता है? या अपने से ही व्यक्तित्व के बारे में क्या बता सकते हो? जी हम जी हम जो कुछ भी हैं उस सब का योग ही व्यक्तित्व को कहा जा सकता है। बहुत बढ़िया, और डिफाइन करो। जो जितना अधिक प्रभावित करे उसे उतना ही जी ठीक है, ठीक है, बढ़िया है। जी और जैसे कोई सबसे प्रयास? बाहरी रंग और मीनू जी जैसे तुम किसी बता के सकती हो? ठीक है अमित, तुम जो बता रहे हो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन और कोई और एक्सप्लेन करे? आयशा, जी सर। व्यक्तित्व को एक्सप्लेन करो। सर व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द से लिया गया है और पर्सनालिटी लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से है जिसका अर्थ होता है मुखौटा। तो व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त व्यवहार का आईना है जिसकी अभिव्यक्ति व्यक्ति के विचार उसके व्यवहार क्रियाओं द्वारा होती है। और सर वुडवर्थ ने व्यक्तित्व की परिभाषा दी है। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार का संपूर्ण गुण उसका व्यक्तित्व है। गुड, बहुत बढ़िया। सर एक और परिभाषा बताएं? बिल्कुल बिल्कुल, बताओ। एक परिभाषा और है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपने बताया था आलपोर्ट जो है उनके अनुसार व्यक्ति तो व्यक्ति में उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के साथ अद्वितीय समायोजन को निश्चित करता है या निर्धारित करता है। हाँ शाबाश, गुड, बहुत बढ़िया। तुमको व्यक्तित्व से संबंधित कोई क्वेरी तो नहीं, तुम्हें कुछ पूछना तो नहीं है? मैं व्यक्तित्व के बारे में ज्यादा मैंने नहीं बताया था। व्यक्तित्व का जो चैप्टर था वो, चूंकि तुम्हारे कोर्स में व्यक्तित्व और उसके निर्धारक इतना ही था, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कस इस पर नहीं किए थे। लेकिन तुम लोगों को चाहिए कि तुम व्यक्तित्व के बारे में ज्यादा पढ़ो, क्योंकि ये तुम्हारे अपने से संबंधित है। तुम्हारा इससे पर्सनली तुम्हें फायदा होने वाला है ना? जैसे व्यक्तित्व के सिद्धांतों को भी पढ़ो किताब से। क्या व्यक्तित्व के सिद्धांतों के बारे में तुम लोगों को कुछ पता है? व्यक्तित्व के सिद्धांतों का मतलब ये हुआ कि जैसे व्यक्तित्व का जब हम एनालिसिस करते हैं, व्याख्या करते हैं, तो किन विशेष बातों का ध्यान रखते हैं, उन्हीं चीजों को हम व्यक्तित्व के सिद्धांत में ले आते हैं। तो तुम लोगों को अगर व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में जानने की इच्छा हो तो मैं बहुत शॉर्ट में कुछ बता दूं। जी सर बताइए। वैसे बुक में है और बुक से आपको आसानी से मिल जाएगा। और लेकिन कोई कायनात तुमको पता है बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? कायनात, आवाज जा रही है? हेलो कायनात, रक्षिता, यस सर। बुद्धि के सिद्धांत का अध्ययन किया था तुमने? नहीं? सर बुद्धि के सिद्धांत नहीं सर, उसके प्रकार पता है। चलो प्रकार ही बता दो। सर शरीर रचना, समाज स्तरीय प्रकार, मनोवैज्ञानिक प्रकार। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो सिद्धांतों में भी काफी हद तक इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखते हैं हम। जो व्यक्तित्व के सिद्धांत है, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना है, लेकिन मुझे लगता है कि व्यक्तित्व के जो सिद्धांत हैं वो 5 तरह से व्यक्तित्व को हम समझ पाते हैं, है ना? व्यक्तित्व के सिद्धांतों के द्वारा यह जानने की कोशिश होती है कि व्यक्तित्व के अंतर्गत क्या है और व्यक्तित्व कैसे निर्मित होता है। ठीक है? इस पर समाज का, संस्कृति का, सीखने का कैसे प्रभाव पड़ता है, कितना, कैसे, कब,
क्या प्रभाव पड़ता है, और व्यवहारिक जीवन में व्यक्ति के क्रियाकलापों में व्यक्तित्व की भूमिका क्या होती है। इन सब सवालों का जवाब जो है व्यक्तित्व के सिद्धांत के अंतर्गत हम खोजते हैं। व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में समझी कि क्या है। व्यक्तित्व के सिद्धांत में यह जानने की कोशिश होती है कि व्यक्तित्व के अंतर्गत क्या है। ठीक है, यह व्यक्तित्व जो है वह कैसे बना, और समाज, संस्कृति और पढ़ाई लिखाई का क्या प्रभाव व्यवहार पर पड़ा, व्यक्तित्व पर पड़ा, है ना। और व्यवहारिक जीवन में मनुष्य की जो तमाम क्रियाएं हैं, उनके क्रियाकलाप हैं, उसका क्या मतलब है, उससे व्यक्तित्व से क्या लेना देना है। इन सब सवालों का जवाब हमें व्यक्तित्व के सिद्धांतों में खोजने को मिलता है। तो इसका जो पहला सिद्धांत मुझे लगता है वह है प्रकार, व्यक्तित्व के प्रकार का सिद्धांत, मतलब टाइप्स थियरी। यह जानने की कोशिश कि व्यक्तित्व कितने प्रकार का हो। जैसे तुमने अभी बताया ना, ये व्यक्तित्व के प्रकार, तो व्यक्तित्व के प्रकार कितने हैं, उससे भी ये पता चलता है कि व्यक्तित्व का के अंतर्गत क्या है और ये कैसे बना। टाइप्स थियरी, जिसको टाइप्स थियरी कहते हैं, व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत। टाइप मतलब प्रकार, कि व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जल्दी जल्दी में मैं बता दूं। बहुत डिटेल में समझने की इच्छा होगी तो बाद में फिर कभी बात हो जाएगी, नहीं तो इस वीडियो को दोबारा देखने के लिए देख लेना और उसको कहीं नोट भी कर लेना। अभी नोट करने के लिए फुर्सत टाइम नहीं है, क्योंकि समय इतना ज़्यादा नहीं है कि हम जो हम सोचे हुए थे वो पूरा कर पाए। हमने ये सोचा हुआ था कि आज ये तीनों चैप्टर हम थोड़ा रिवाइज करेंगे, और हम खुद भी करीब करीब रिवाइज कर चुके हैं, व्यक्तित्व में आकर के उलझे हुए हैं, थोड़ा और बताने के चक्कर में, थोड़ा और बताने के मोह में फंस गए हैं, और इसके बाद हमें मानसिक स्वास्थ्य पर भी चर्चा करनी है। इसलिए हम आपको इन सभी सिद्धांतों के बारे में बहुत तेजी से चीज़ों को बताने की कोशिश करेंगे, और अगर आप पकड़ पाइए तो पकड़ लीजिए, नहीं तो बाद में इसका वीडियो फिर सुन करके इसको नोट कर लीजिएगा। इसको रोक रोक के सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा, है ना। व्यक्तित्व का जो प्रकार सिद्धांत है उसमें कई लोगों ने कई तरह की बातें कही हैं, है ना। एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं क्रेस्मर, उन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व 3 तरह का होता है। एक होता है एस्थेनिक, और एक होता है पिकनिक, और एक होता है एथलेटिक। एस्थेनिक जो व्यक्तित्व होते हैं वो दुबले, पतले और लंबे शरीर वाले होते हैं। जो पिकनिक तरह का व्यक्तित्व होता है क्रेस्मर के हिसाब से, वह मोटे होते हैं और छोटे कद के होते हैं। और तीसरे तरह का जो व्यक्तित्व बताया वो है एथलेटिक। इनकी शारीरिक रचना जो होती बड़ी अच्छी होती है, बड़े सुंदर दिखते हैं, इनका चौड़ा होता है कंधा, और इनकी कमर पतली होती है। ये एथलेटिक का मतलब कि बढ़िया इनके अंदर खिलाड़ियों जैसे गुण होते हैं। ठीक है, खिलाड़ियों जैसे दिखते हैं ये। एक और मनोवैज्ञानिक हुए हैं शेल्डन। 1 मिनट तुम लोगों को मैं रोक रहा हूं। ये 3 तरह की जो व्यक्तित्व के प्रकार हैं क्रेस्मर ने बताया है। इन तीन तरह के व्यक्तित्व के लोग होते हैं। ठीक है, एक दूसरे मनोवैज्ञानिक हुए हैं शेल्डन। इन्होंने भी शरीर के 3 तरह बताए, 3 तरह का व्यक्तित्व बताया। एक कहा है शरीर, कुछ लोग होते हैं जो स्थूलाकार होते हैं। स्थूलाकार का मतलब कि जो मोटे होते हैं और इनका पेट बड़ा होता है। ठीक है, और एक दूसरे तरह के होते हैं व्यक्तित्व वाले, उनको मध्यकाय कहते हैं। ये मध्यकाय जो व्यक्ति होते हैं, इनके शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां अधिक विकसित होती हैं। इनका शरीर भारी होता है और कड़ा होता है। ये पहलवान की तरह दिखते हैं। मतलब जो मध्यकाय, मध्य तरह के, बहुत मोटे नहीं, बहुत पतले नहीं, बीच वाले जैसे। और एक व्यक्तित्व होता है, इनको शेल्डन ने बताया कि वो लंबाकार होता है। लंबाकार वाले में त्वचा इनकी कोमल होती है, बाल पतले होते हैं और संवेदनशील होते हैं। ये लंबे टाइप के होते हैं। ये प्रायः दुबले, पतले और झुके कंधे वाले होते हैं। तो ये 2 मनोवैज्ञानिकों ने बहुत अच्छी तरह से
व्यक्तित्व के प्रकार के आधार पर व्यक्तित्व की व्याख्या करने की कोशिश करी है। इसके अलावा हम सभी ये जानते हैं कि जो व्यक्तित्व का प्रकार होता है उसमें शारीरिक बात सबसे प्रमुख होती है, शारीरिक चीजें उसमें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, और शरीर में 4 बड़ी चीजें होती हैं। शरीर में पहली चीज है, उससे संबंधित इसकी व्याख्या करते हैं मनोवैज्ञानिक कि जो रक्त प्रकृति वाला व्यक्ति है। एक व्यक्ति का तरीका होता है, एक व्यक्ति की टाइप, एक तरह के व्यक्ति जो होते हैं उनको कहते हैं रक्त प्रकृति वाले व्यक्ति। दूसरे तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो शांत स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं। तीसरे तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो उनको वात प्रकृति वाले व्यक्ति कहा जाता है, और चौथे तरह के व्यक्तियों को पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति कहा जाता है। इन चारों के मोटे मोटे लक्षण ये समझ लो कि जो रक्त प्रकृति वाले व्यक्ति होते हैं वह प्रायः बहुत उत्साहजनक होते हैं, प्रसन्न रहने वाले होते हैं। इनके शरीर में ब्लड की जो है बहुत प्रधानता रहती है। ये जो रक्त प्रकृति वाले व्यक्ति हैं ये हर तरह से बैलेंस होते हैं और इनके शरीर में खून का प्रवाह बहुत अच्छे से होता रहता है। ये पहले टाइप वाले। दूसरे टाइप वाले जो शांत स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, यह करीब करीब माइग्रेन से और टेंशनाइज्ड रहते हैं। ये थोड़ा सा अवसाद से ग्रसित रहते हैं। इनका जो है अंदर अंदर कुछ चलता रहता है, इसीलिए काफी हद तक ये शांत स्वभाव के होते हैं और अपने आप में खोए रहते हैं। इनको शांत स्वभाव वाला व्यक्ति की श्रेणी में रखते हैं। और एक और भी होता है, इससे और भी अलग तरह की स्थिति जिसको वात प्रकृति वाला व्यक्ति कहते हैं। इसमें शरीर में वायु की जो गति है, हमारे शरीर में ब्लड आता जाता रहता है, हर एक अंग में हवा आती जाती रहती है हर एक अंग में, और इन दोनों के कारण हमारे शरीर की और हमारी सिचुएशन थोड़ा अलग अलग टाइप की हो जाती है। जो व्यक्ति वात प्रभाव वाले होते हैं उनमें जो शरीर के अंदर हवा जाने का सिस्टम है वह बहुत अच्छा नहीं होता है, इसलिए ये प्रायः दुखी और निराश होते हैं। शरीर के अंदर जब हर अंग में हवा पहुंची नहीं रही है तो इससे ये निराश और दुखी हो जाते हैं। चौथी प्रकृति की जो व्यक्ति होते हैं उनको पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति कहते हैं। इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत गुस्से में आते हैं, हर समय गुस्सा हो जाते हैं और तमाम तरह की एक पेट के रोग से प्रभावित रहते हैं और हर चीज पर ये अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करते हैं। ये जो पहला सिद्धांत है, व्यक्तित्व के सिद्धांत का पहला सिद्धांत, ये है टाइप थियरी, इसको हम कहते हैं प्रकार सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत होता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है फ्रायड का सिद्धांत, है ना। फ्रायड ने जो बातें कही हैं उसके भी अलावा जो है कुछ और भी मनोवैज्ञानिकों ने मनोविश्लेषण सिद्धांत की जो है व्याख्या की है, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी महत्वपूर्ण व्याख्या फ्रायड की ही है। फ्रायड की मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को किसी दिन हम लोग डिटेल में समझेंगे, बहुत मजेदार और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये। तुम लोगों की इच्छा होगी तो कभी हम बात करेंगे, और तुम लोगों के किशोरावस्था के लिए फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद जानना बहुत आवश्यक भी है। फ्रायड के विश्लेषणवाद में मुख्य बात है मनुष्य के इड, ईगो और सुपर ईगो की बात फ्रायड करते हैं। और फ्रायड ये कहते हैं कि जो कुछ भी हम करते हैं, सोचते हैं, हमारी क्रियाएं, हमारा व्यवहार, हमारा सब कुछ हमारी सेक्सुअल जो सोच है उस पर आधारित होती है, और उसके आधार पर हम अपने तमाम फैसले करते हैं, तमाम प्रतिक्रियाएं करते हैं, तमाम एक्टिविटीज करते हैं। वह सारा कुछ जो कुछ भी हम करते हैं वह उसी सेक्सुअल जो हमारी नीड है और जो सेक्सुअल हमारी भावनाएं हैं उसके आधार पर हम करते हैं। और इसको हम किसी विशेष दिन लंबे समय तक इसको डिटेल में तुम लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन शार्ट में तुम लोग ये समझो कि फ्रायड ने 3 चीज़ों की बात करी थी। उसमें सबसे पहले उन्होंने इड की बात की थी जिसको हिंदी में हम इदम कहते हैं, फिर ईगो की बात किया था जिसको हम अहं कहते हैं, और एक सुपर ईगो की बात किया था जिसको हम परम अहम कहते हैं। ठीक है, मोटे तौर पर बहुत हल्के में अगर समझो
तो जो इड है, जिसको हम इदम कहते हैं, यह प्रत्येक व्यक्ति के सभी शारीरिक और जो मूल प्रवृत्ति होती है उसको कहते हैं इड। किसी भी व्यक्ति के की शारीरिक क्षमताएं और उसकी जो मूल प्रवृत्ति होती है उसको हम इड कहते हैं। अहंग का मतलब होता है जो बालक के अंदर धीरे धीरे विकसित होता है और बालक सांसारिक परिवेश में परस्पर क्रिया करता है और अपनी इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति करने का या तृप्त करने का प्रयास करता है। और ये जीवन के पहले ही दूसरे राउंड में उसके अंदर अहंग का विकास होना शुरू हो जाता है। शुरू से ही बच्चों में भी इसका विकास होने लगता है और स्वयं को बेहतर मानने की कोशिश करते हैं। एक होता है जो परम अहम, जिसको हम सुपर ईगो कहते हैं। वह एक तरह से अंतरात्मा की पुकार की तरह है, जो हमेशा इस बात की चेतावनी देता है कि व्यक्ति को हमेशा दृढ़ता के साथ सही और नीतिपरक मार्ग को अपनाना चाहिए। परम अहम का जो स्टेटस है वह थोड़ा लास्ट में शुरू होता है और वह आपको यह बताता है कि हम अपने प्रति जो अहम का भाव रखते हैं वह वास्तव में सुपर ईगो तक जाने की जरूरत है और यह समझने की जरूरत है कि हम कैसे दूसरों के साथ जुड़े हुए हैं। फ्रायड इस बारे में एक चीज और भी कहते हैं, 3 बातें कहते हैं कि जो मन है वह मन 3 श्रेणीज में रहता है। एक होता है अचेतन मन, दूसरा होता है अर्धचेतन मन और तीसरा होता है चेतन मन। अचेतन, अर्धचेतन और चेतन, इनकी भी डिफिनीशन और क्लियरेंस हम फिर कभी करेंगे, अभी इसके लिए हमें समय नहीं है। तीसरा जो सिद्धांत है व्यक्तित्व का वह है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। मनोलैंगिक सिद्धांत का मतलब है कि जो व्यक्ति के विकास की अवस्थाओं के साथ साथ शरीर के विभिन्न सुख उत्तेजना क्षेत्रों से संबंधित है ना। इसके लिए जो मनोलैंगिक विकास की प्रमुख अवस्थाएं बताई गई हैं वो अवस्थाएं हैं, पहली अवस्था बताया गया है मुख की अवस्था, दूसरी अवस्था बताया गया है गुदा की अवस्था, तीसरी अवस्था लैंगिक अवस्था बताई गई है, चौथी अवस्था सुप्तावस्था बताई गई है और 5वीं अवस्था जननेंद्रिय की अवस्था बताई गई है। इसका भी डिटेल फिर किसी समय होगा क्योंकि यह भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इसको जानने के लिए एक क्लास की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें कई ऐसे चीजें हैं जिसको तुम समझते समय सवाल करोगे और अगर सवाल ना करो तो इसको समझ भी नहीं पाओगे। सवाल के साथ इसकी क्लास किसी दिन लेंगे, तुम लोग नोट कर लो, किसी दिन मुझसे कह देना तो मैं इसको तुम लोगों को, चूंकि सब कुछ पढ़ाया जा चुका है, हम केवल रिपीट कर रहे हैं, इसलिए तुमको जब मन होगा तो व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है नहीं, अभी नहीं, फिर कभी किसी दिन लेंगे। अब संडे को तो नहीं, अब किसी अगले दिन देखते हैं, तुम लोगों की डिमांड होगी तो लेंगे। इसके अलावा इस तरह के सिद्धांत जो हैं कई वैज्ञानिकों ने दिए हैं, कई तरह के और मनोवैज्ञानिकों ने दिया है और उसको भी डिटेल में हम लोग किसी दिन, व्यक्तित्व को कई दिनों तक पढ़ने वाला है, कई दिनों तक। इसमें कई सिद्धांत हैं जो बहुत मजेदार हैं और तुम लोगों को नॉलेज में रखना चाहिए। लेकिन क्योंकि बीए सेकेंड ईयर की कक्षा है और इस बीए सेकेंड ईयर की कक्षा में व्यक्तित्व को इतना ब्रॉड लेवल पे हम नहीं जानना चाहते, ना जानवाना चाहते हैं। अलग अलग जो व्यक्तित्व के सिद्धांत हैं उनको हम किसी दिन एक एक करके आपको बताने की कोशिश करेंगे और वह फिर मज़ेदार क्लास होगी। लेकिन उसके लिए तुमको लोगों को पहले मेंटली प्रिपेयर होकर आना होगा। मेंटली प्रिपेयर होकर आओगे और हम एक क्लास के बाद भी अगर ज़रूरत पड़ी तो 40 मिनट के बाद फिर से रिकनेक्ट होंगे और फिर से हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे सिद्धांत हैं, आलपोर्ट वगैरह को भी हमें डिटेल में पढ़ना है और एक एक चीज आपको क्लियर करते हुए अगर चलने की इच्छा होगी तो उसको देखा जाएगा। और फिर उसमें तुम लोगों की भूख की जरूरत है। अगर तुम्हारे साथ उस सिद्धांत को समझने की भूख नहीं होगी तो वो सिद्धांत समझ में नहीं आएगा। इसलिए अभी इसकी चर्चा यहीं पर रोकते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चौथा जो सिद्धांत है वो व्यक्तित्व के अधिगम का सिद्धांत है कि अधिगम के आधार पर व्यक्तित्व प्रभावित होता है, ठीक है। अधिगम में
अधिगम के सिद्धांत में हम 4 बुनियादी कारक मानते हैं। एक कारक है प्रणोदन, जिसको ड्राइव कहते हैं, ठीक है। अब किसी व्यक्ति के अंदर ये जो ड्राइव है वह जितना ही अधिक बलवान होगा उतना ही बलवती व्यवहार उसकी प्रक्रिया में होगा। मतलब तुम जितना ज्यादा किसी चीज को सीखना चाहोगे उतना ही तेज तुम्हारा व्यक्तित्व निखरेगा। जितना ही ज्यादा तुम चीजों को जानना सीखना चाहोगे, तुम्हारे अंदर की जो गति है वह तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारता चला जाएगा। क्या क्या हम जान जाएं, क्या क्या हम सीख जाएं, क्या क्या हम जान समझ लें, इस चीज की जब भूख तुम्हारी बढ़ती है तो ड्राइव में वही चीज आती है। इसके लिए जो है व्यक्तित्व के अधिगम सिद्धांत में यह पहली चीज बताई जाती है। दूसरा एक इसका व्यक्तित्व के अधिगम सिद्धांत में एक चीज आती है संकेत। बहुत सारे लोग व्यक्तित्व के सिद्धांत में अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए केवल ड्राइव को महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है संकेत। मतलब आपको कई बार अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए आपको इशारे करने होंगे, आपको सिग्नल देना होगा कि आप चेंज होना चाहते हैं, आप बदलना चाहते हैं, और आपके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके व्यक्तित्व में अभी तक प्रकट नहीं है, उसको प्रकट करना चाहते हैं। इसके अंतर्गत अधिगम के सिद्धांत सीखने के लिए हम दूसरी चीज संकेत करते हैं, और तीसरी चीज है अनुक्रिया। तुम्हें सीखने की इच्छा हो, तुम उसको व्यक्त कर सकते हो, और उसके सीखने के साथ साथ उसकी क्रिया भी कर सकते हो। अगर तुम क्रिया कर सकते हो तो ही तुम अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हो। और चौथी चीज है पुनर्बलन। मतलब तुम जो कुछ करो उसका लाभ तुम्हें मिलता दिखाई देगा, तभी तुम अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हो। विद्यार्थियों, हमारे पास समय बहुत ही कम है। अब मैं चाहूंगा कि तुम लोग कल की क्लास में या हमें इसकी सबकी बढ़िया सी नोट्स बना करके तीनों चैप्टर की अलग अलग 2-3 PDF फाइल में मुझे भेजोगे, साफ सुथरी राइटिंग में, कम से कम 2-2, 3-3 पेज। क्लास किसी भी समय बंद हो सकती है, इसलिए तुम लोग स्क्रीनशॉट भी एक खींच लेना और मुझे व्हाट्सअप कर देना। कल 2-3 विद्यार्थियों ने मुझे व्हाट्सअप किया था, लेकिन